हाँ बहन जी आए, हमें मोदी जी की नहीं चाहिए। ये ईवीएम मशीन है, इनमें गड़बड़ होती है, वोट बहन जी को मिलती है। मशीन नहीं हटेगी तब तक बहन जी वोट नहीं पाएगी। जब बैलेट वोट होगा हाथ से तब पता लगेगा ना। आज भी ईवीएम पे मुझे भरोसा नहीं है, कल भी नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा। 85% जो लोग हैं वो समर्थन करता है कि जाति जनगणना होनी चाहिए देश में। तोड़ कर मनवाद का अभिमान का श्री राम ने बहुजनों को दे दिया सम्मान का श्री राम ने। बीजेपी की सरकार जब तक रहेगी पिछड़े दलित अपेक्षित लोगों को कुचलता रहेगा। जितने भी डीडी न्यूज में बैठे हुए ना, हमारे सिर पे जो बैठे, जो एंकर हैं, प्रोड्यूसर हैं, आपके रिपोर्टर हैं, टोटल ब्राह्मण लॉबी है। और हमारे ऊपर लदे कौन बैठे, मानवर साहब जो उदाहरण देते थे आज वो सटीक बैठ रहा है। एक बैठा था ब्राह्मण, चर्चा चल रही थी, बोले संविधान को तुम्हारे को मानता कौन है। अमृत काल का मतलब है कि सब सुखी। क्या भारत में सब सुखी है? नमस्कार, आप 9 अक्टूबर है और आज जिस तरह से मानवर कांसीराम साहब जी का महापरिनिर्वाण दिवस है और दिल्ली में जिस तरह से यहाँ पे देखिए देश भर से लोग जुटे हुए हैं और यहाँ पे फूल अर्पित कर रहे हैं। यहाँ पे एक महिला है, कहाँ से आई हैं आप? मैं बॉर्डर से आई हूँ, पलासपुर से आई हूँ। आज मानवर कांसीराम साहब जी की महापरिनिर्वाण दिवस है, आप यहाँ पर आई हैं, बहुजन समाज को जागरूक कर रही हैं और आगे आप लोग की क्या चीज है देश भर में? चाहते हैं कि बहन जी आए और कोई नहीं आए। चाहते हैं कि बहन जी? हाँ बहन जी आए, हमें मोदी जी की नहीं चाहिए। मोदी जोगी नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए, हमें बहन जी चाहिए। केजरीवाल जो दिल्ली में आया है महाचोर है, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक। वो तो राम राज्य की बात, वो तो महिला की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं। हाँ कुछ नहीं करती है, कुछ नहीं करती है, करती क्या है? सबसे ज्यादा डरते हो क्या? बड़ा अत्याचारी है, गुंडागिरी ऐसा ही है, छेड़खानी ऐसा ही है, बेटी पर कोई काम नहीं, कोई काम धाम है नहीं, ऐसे घूमते भूखे रहते हैं। अगर बहुजन समाज के लोग सत्ता में आते हैं तो बहुजन समाज की महिलाएं, बच्चियों का सुरक्षा मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। बहन जी से अगर बहन जी आती है दिल्ली में तो बहुत ज्यादा लेडीजों को सुरक्षा मिलेगी। जो यूपी में बहन जी ने करके दिखाया था वही दिल्ली में हो जाएगा। ईवीएम हाँ जी, ये जो ईवीएम मशीन है इनमें गड़बड़ होती है, वोट बहन जी को मिलती है और बहन जी को देते हैं, चोरी होता है, मशीन बदली जाती है। इस बार वोट बहन जी को ही देंगे, हम बहन जी के वो हैं। जब तक ये मशीन नहीं बदलेगी तब तक बहन जी के वोट नहीं जा पाएगा। जब तक हटेगी, जब तक मशीन नहीं हटेगी तब तक बहन जी वोट नहीं पाएगी। हम बहन जी में वोट मारते हैं, वोट कहीं और जाता है। ये सारी गड़बड़ी है मशीन में है, सारी गड़बड़ी है मशीन में है। हम सब बहन जी को वोट देते हैं, बाकी वोट जाता नहीं है। जब आज मानवर कांसीराम साहब जी का महापरिनिर्वाण दिवस है, आप लोग जुटे हुए हैं, तो आप लोग का मामला क्या है कि क्या लग रहा है कि देश की सत्ता पे बहुजन समाज इस तरह से है, अगर वो काबिज हो रहा है तो आपके हक अधिकार की बात होगी बात, लेकिन ईवीएम के बारे में सोचना चाहिए ना। लोगों को क्या पता लग रहा है, इस पे विश्वास है कि नहीं? जब बैलेट वोट होगा हाथ से तब पता लगेगा ना। तो देश में जो ईवीएम की आप लोग बार बार बात कर रहे हैं, तो जो राजनीतिक पार्टियां ईवीएम के द्वारा हम तो वोट देते हैं, ठीक है, हम एक आम नागरिक हैं, जो राजनीतिक पार्टियां बड़े बड़े हैं उनको तो आवाज उठाना चाहिए कि नहीं? मेरा सवाल यही है, उन पार्टियों को आवाज उठानी चाहिए सबको मिलकर। कौन आवाज उठा रहा है इस समय? विपक्ष, इंडी गठबंधन के जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं, वो आवाज उठा रहे हैं। क्यों नहीं बनना चाहिए उनको? कैसे आम आदमी का पता लगा? आवाज उठाए हैं? हाँ उठाए, देखे हैं यादव सदन में उठाया कि आज भी ईवीएम पे मुझे भरोसा नहीं है, कल भी नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा। चलिए ठीक है, मैं ईवीएम की बात करूंगा। ये मनुवादी पार्टियां हैं, ये नहीं चाहती कि बहुजनों का राज आए और साहब कांसीराम ने
हर बहुजन को यही सिखाने की कोशिश की है। आज उनके परिनिर्वाण दिवस पर हम सब बहुजनों को यही संकल्प लेना चाहिए कि हमें जमीन पर काम करना है, समझना है मनुवादी ताकतों को कि वो किस तरह से हमारे साथ छल करके सत्ता में काबिज है। लेकिन आप लोगों को कैसे समझाएंगे? अगर बात किया जाए छत्रपति साहू जी महाराज जो आरक्षण दिए, जाति जनगणना कराई, बहुजन समाज पार्टी उनको सम्मान देती है, उनको रखती है, लेकिन जो जाति जनगणना पर सिंपैथिया कौन लूटा? कांग्रेस लूटी जो साहू जी महाराज के विचारों पे नहीं चलती। भैया एक सुनो, जाति जनगणना से ये होगा कि सभी जाति के लोगों के, सभी वर्ग के लोगों को नौकरी में अधिकार मिलेगा। आज आप निजीकरण कर रहे हो, निजीकरण में क्या किसी दलित के बेटे को नौकरी दे रहे हो? किसी पिछड़े के बेटे को नौकरी दे रहे हो? जो बड़े बड़े कॉलेज में जिसके पास पैसा है, बाहर पढ़ के आया, उसके बच्चे को नौकरी दे रहे हो? तो मैं कहता हूँ जाति जनगणना का बहुजन समाज के लोग 85% जो लोग हैं वो समर्थन करता है कि जाति जनगणना होनी चाहिए देश में। जाति जनगणना इस देश में होगा। जो देश के जो संसाधन है उस पर हमें पता लगेगा कि जातिगण के हिसाब से हमारी कितनी भागीदारी बनती है और उसको बहुजन अपना हासिल करने की कोशिश करेगा। मैं 2 लाइन साहब काशीराम की बोलना चाहूँ। तोड़ कर मनुवाद का अभिमान काशी राम ने बहुजनों को दे दिया सम्मान काशी राम ने। तोड़ कर मनुवाद का अभिमान काशी राम ने। हाथ जिनके कांपते थे वोट करने के समय, हाथ जिनके कांपते थे वोट करने के समय। मैं आपसे एक सवाल लूंगा, जिस तरह से आप लोग जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, हक अधिकार की बात कर रहे हैं, तो आप 85 और 90% जो बहुजन समाज है उसको कैसे समझाओगे कि आप लोग अपने अधिकार के लिए रोड पे आओ? सर, हमारे जो समाज के बहुजन समाज के जागरूक लोगों को जमीन पर जाकर काम करना पड़ेगा। उनको काम करने से कुछ नहीं होगा। सुनो, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। काम करने से कुछ नहीं होगा। बिहार सरकार में जब जाति जनगणना कराई नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, तो इन लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने विरोध किया। मंडल कमीशन का किसी ने विरोध किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। आरक्षण का विरोध किसी मुसलमानों ने नहीं किया। आरक्षण का जब भी विरोध किया तो ये मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने विरोध किया। मैं चाहता हूं कि इस देश में बीजेपी की सरकार जब तक रहेगी पिछड़े, दलित, अपेक्षित लोगों को कुचलता रहेगा। इसलिए कहता हूं कि जागो और अपने हक को पहचानो। जब तक आप लड़ोगे नहीं, सत्ता मिलेगी नहीं। बिहार सरकार जाति जनगणना कर लिया, क्या ये उखाड़ लिए? कुछ उखाड़ लिए। इसी तरह हर सरकार को चाहिए जो पिछड़ों के हित के लिए। अगर प्रधानमंत्री जी हम कहते हैं कि हम पिछड़े जात के हैं, तो मैं कहता हूँ पिछड़ों के लिए काम कीजिए। मंडल कमीशन की बात कीजिए, आरक्षण की बात कीजिए। आप सारे संस्थान को निजीकरण करने के लिए निजीकरण करते जा रहे हो। निजीकरण में क्या किसी पिछड़े के बेटे को नौकरी मिलेगा? किसी दलित के बेटे को नौकरी मिलेगा? किसी गरीब के बेटे को नौकरी नहीं मिलेगा। आज रेलवे का हालत देख लीजिए। वंदे भारत ट्रेन चला दिया, उसका किराया देखिए और सरकारी ट्रेन का किराया देखिए। वंदे भारत की जरूरत नहीं है भारत सरकार में। गरीब जिसके पास खाने के पैसे नहीं है, 230 रुपए का टिकट में बिहार जाता था, आज उनको 1400, 1800, 6000, 5000 रुपए टिकट देने पड़ते हैं। ये गलत है, ये बात गलत है। अगर सरकार पिछड़, क्या कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास उस स्तर पे हो सकता है जब आप सभी जाति धर्म के लोगों को समान अवसर देंगे। आप कहते हो सबका साथ सबका विकास। आज रक्षा मंत्री कौन है? उनसे पूछिए किस कास्ट के हैं। आज लोकसभा अध्यक्ष कौन है? बिरला जी है, बिरला जी के पोते हैं। आज विदेश मंत्री कौन है? तो मैं कहता जब सरकार में, कैबिनेट में आप स्थान दोगे पिछड़े के बेटे को, दलित के बेटे को, तभी तो वो दलितों के लिए काम करेगा। अगर बहन जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी, जभी तो दलित को अधिकार मिला। बिहार में लालू यादव जब मुख्यमंत्री बना, तभी तो मंडल कमीशन लागू हुआ। तो मैं कहता हूँ पिछड़ों के लिए अगर काम करना है तो पिछड़े के बेटे को सदन में जिता करके भेजना पड़ेगा। इसलिए कहता हूँ कि पिछड़े के बेटे जागो और संविधान को बदलो, नहीं तो ये तो संविधान को
मिटाने पे तुला हुआ और मिटा देगा। आगे आप लोग आपको क्या पता करेंगे? भी जिस नहीं तरह से लगेगा। आप लोग के अंदर आक्रोश देखने को जो मिल रहा है जाति जनगणना को लेकर, आगे आप लोग क्या करेंगे? जाति जनगणना करवा के रहेंगे और इसको कराना पड़ेगा। भारत के 85 करोड़ जनता जिस दिन जाग जाएगी, 85% जनता, इसको जाति जनगणना इसी सदन में कराना पड़ेगा। आप देखना होके रहेगा। आज ये सरकार है, सदा ये सरकार नहीं रहेगी, कभी सरकार बदलेगी, कभी हम लोग भी पावर में आएंगे। अगर हम लड़ते हैं तो एक दिन जीतेंगे और पावर में आएंगे, उस दिन पूरे देश में जाति जनगणना होगी और सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। मैं इसी बात को कहना चाहता हूँ। चलिए, एक भाई साहब हैं, मैं इनसे जानूंगा, डीडी न्यूज से हैं, क्या कहेंगे मैं सर? जिस तरह से हूँ, मेरा नाम डॉक्टर आर.एस. अमित है। सही बात, सामाजिक बात करने में कोई डर की बात नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता। मैं ये कह रहा हूँ, जितने भी डीडी न्यूज़ में बैठे हुए ना, हमारे सिर पे जो बैठे, जो एंकर हैं, प्रोड्यूसर हैं, आपके रिपोर्टर हैं, टोटल ब्राह्मण लॉबी है। एक आध वो है और 80% स्टाफ, वो इंजीनियरिंग स्टाफ, मैं इंजीनियरिंग में आता हूँ, 80% स्टाफ डीडी न्यूज़ को चला रहा है। और हमारे ऊपर लदे कौन बैठे? मानवर साहब जो उदाहरण देते थे, आज वो सटीक बैठ रहा है। गलती हमारी है, हमने लाद रखा है यहाँ, फिर निकाल के लाद लेते हैं। काम तो नीचे वाला ही करता है और नीचे वाला कर रहा है। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। यदि 2 विधेयक ले आए, कोई भी सरकार ले आए, आज हमारा बच्चा इतना प्रतिभावान है, IAS का रिजल्ट उठा के देख लो, टॉप में जा रहे हैं। जनरल का तो बहुत नीचे जा रहा है, उसके बाद BC आ रहा है। उनको जनरल सीट से पहले निकाला जाता था, बाकी रिजर्वेशन कमजोर बच्चों के लिए था, वो खत्म कर दिया इन्होंने। आप डीडी न्यूज में काम करते हैं, क्या आपके साथ भी भेदभाव होता है? 100% हो रहा है भाई। आज हम कर्मचारी, जब कर्मचारी थे ना, तो जनरल का अधिकारी बैठा है, वो सोचता था कब गलती करे, कितना ही काम करें, इसका कान पकड़ के बाहर निकालो, लव लेटर दे करके। आज हम अधिकारी बन गए तो जनरल का काम करने में उसको शर्म आती है हमारे साथ में। आज हम मेहनत अपनी योग्यता के आधार पर, और आ जाए तो फिर जूते की नोक पे नौकरी कर रहे हैं हम। लेकिन देश में तो अमृत काल चल रहा है मोदी जी का, क्या पूरे देश की जनता। सुनो, मैं काहे का अमृत काल चल रहा है? मैं बताऊं, अमृत काल नहीं चल रहा, हो रहा हूँ, अमृत काल चल रहा है। गरीब बच्चा, सुनो, जो गरीब बच्चा, शुरू कास्ट का बच्चा पढ़ लिख के जब तैयार हो गया ना, इनकी चालों को समझने लगा, तो कहते घोर कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया। जो इनकी चालों को जो समझने लग गया ना, तो जिस जगह आज हम खड़े हैं ना, उसके लिए बाबा साहब और मानव काशीराम साहब बड़े हैं। लेकिन इस देश में आपने बहुत बड़ी बात कह दी, लेकिन इन मनुवादियों की जो चाल है, चरित्र है, जिस तरह से लोग काम करते हैं, तो इस देश में, इस देश के मूल निवासियों के साथ जिस तरह से भेदभाव होता है, उससे छुटकारा कैसे मिला? वो चीज़ नहीं लाना चाहते कि हम संवैधानिक लोग हैं, लेकिन आ जाएगी जब पेशवा 5-5 पेशवाओं को 30,000 पेशवाओं, हाँ 500 मारा था ना, तो वो स्थिति आने वाली है। आने वाली है? ये हाँ, उनको 100% आ जाएगी। ऐसे जब इन्हें RSS तैयार कर दी, तो आप क्या समझ रहे हो? हमको चुप बैठे हुए हैं, हमारी भी सेना तैयार हो चुकी है। एक सवाल मैं लास्ट आपसे कहूंगा, जिस तरह से आप न्यूज़ से जुड़े हुए हैं, डिजिटल न्यूज़ से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज भी जब मैं ग्राउंड लेवल पर जाता हूं, तो बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष हैं, उनकी जो विचारधाराएं हैं, जिससे बहुजन समाज का विकास हुआ, लेकिन जो आज का युवा है, उसे थोड़ा भी नहीं पता है। उस युवा को कैसे सुधारा जाए? सब कुछ पता है, उसके अंदर जो डर बैठा रखा है ना, भय बैठा रखा है। जैसे मैं तो भय को मानता नहीं हूँ, चाहे वो भगवान का भय बैठा दिया हो, चाहे किसी अधिकारी का भय बैठा दिया हो, वो उसको नहीं बोलने देता। पीड़ा सबके अंदर है, पीड़ा सबके अंदर है। और वो भय में क्या होता है, किसी ने तो सिंगल लगा लिया, किसी ने शर्मा लगा लिया, किसी ने कुछ लगा लिया, या कुछ बोलने ही नहीं चाहते। एक चीज़ तो बाबा साहब ने एक सब बड़ा अच्छा कहा था, मैं पढ़ा लिखा उस व्यक्ति को मानता हूँ जो सामने वाले को लॉजिकल और साइंटिफिक और धरातल पर सिद्ध होने वाला जवाब दे सके, अन्यथा वो पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन ये जो भय की बात करें, ये देश संविधान से चल रहा है और इस देश के सारे नागरिक संविधान के अधीन है, फिर किसका भय है? तो संविधान को मान कर रहे हैं। अभी कल ही मेरी बात हुई है, बस साउथ का एक बैठा था ब्राह्मण, चर्चा चल रही थी, बोले संविधान को तुम्हारे को मानता कौन है? क्या बात कर रहे हैं? ये कह रहा था एक तिलकधारी, और वो इकट्ठे हो गए वो 10-12। हमें अपनी बाणी पे लगाम लगानी पड़ी, क्योंकि हम अकेले थे, हमारे साथ में जो बैठे हुए थे ना,
वो भी चुप चुप बैठे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। 85% आप लोग उदाहरण देते हैं। आप कह रहे हैं कि एक तिलकधारी संविधान के खिलाफ बोल रहा है और हम चुप हैं, आप ही जो बोल रहे हैं। यार जब मैं अकेला था वहाँ बोगी में, अकेला हूँ, वो 5-6 इकट्ठे बैठ गए उस बोगी में, तो उस समय क्या करना चाहिए? बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना चाहिए। बुद्धिमत्ता उस पावर में था, इस समय वो पावर में है। संवैधानिक, देखिए हम लोग संवैधानिक तरीके से कब तक चलते रहेंगे? एक दिन तो भैया रे खोलेगा ना। चलिए मैं आपको समझ गया। इनकी कहने का साफ साफ मतलब है एकता ही ताकत है। इनके साथ जो चीजें हुई, वो लोग 5 ही लोग थे, 1 हो गए, लेकिन जहाँ तक हमें अनुमान है कि उस बोगी में SC/ST OBC समाज के होंगे, लेकिन अपना चेहरा छुपा लिए होंगे। छुपा लेते हैं, बोलते नहीं है मेरे घर में बुद्ध की बेल लगी हुई है। एक आया जिसके 2 फ्लैट थे, ब्राह्मण उसके साथ में था, तो मेरे कान में कह रहा है साहब आपका SC में जा डबो। मैंने तेज बुलवाया उससे, तो दोनों फ्लैट उसी ने खरीद लिए, पंडित ने उसके। चलिए, तो ये 21वीं शताब्दी 2024 की ये घटना बता रहे हैं, जिस तरह से आज भी मनुवादियों का जो डर है, जो दिल और दिमाग में बैठा हुआ है। और लोग हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। ये सर DD न्यूज़ के थे, ये न्यूज़ से जुड़े हुए हैं, फिर भी इस तरह की चीज़ें कह रहे हैं। क्या कहेंगे आप? अमृत काल पे बहुत तेज भड़क गए हैं। काहे का अमृत काल? किस बात का अमृत काल? मैं आपसे पूछना चाहता, आप मीडिया के लोग हो ना। अमृत काल का मतलब है कि सब सुखी। क्या भारत में सब सुखी है? आज भारत में 85% के साथ जितना अन्याय हो रहा है, आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। कांग्रेस 70 साल राज किया, इतना अत्याचार नहीं हुआ। और आज जब से बीजेपी की सरकार है, आप गांव में जाइए, गलियों में जाइए, पिछड़े के बस्ती में जाइए, दलितों के बस्ती में जाइए, सारे बेरोजगारी के भरमार बैठे हुए हैं, काम नहीं मिल रहा है, लोग भूखा मर रहा है, और कहते हैं कि 5 किलो अनाज दे के अमृतकाल हो गया। अरे काहे का अमृतकाल हो गया भाई? 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, आप पढ़ने के लिए दो। आप किताब पे टैक्स लगा रखे हो, आप पेंसिल पे टैक्स लगा रखे हो। आज स्कूल की फीस इतनी महंगी है कि सरकारी स्कूल में टीचर पढ़ाने को तैयार नहीं है, और जो जहाँ के सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए भी टीचर तैयार है, वहाँ प्राइवेट वाले धावा बोल करके उसको नष्ट करता जा रहा है। मैं इस बात को आपको सहमत हूँ जो आज देश में चल रहा है, जिस तरह से बेरोजगारी और युवाओं। एक महिला, मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। महिलाओं से खास करके लोग आरोप लगाते हैं कि जो मनुवाद है वो आपके जो किचन है वहाँ पे बैठा हुआ है, इसीलिए घर से मनुवाद खत्म नहीं होता है। आप एक महिला है, क्या कहेंगे? हम लोग बहुत परेशान हैं, बच्चे काम नहीं पा रहे हैं, बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं, गलियों में लोग जुल्म कर रहे हैं, बहुत अत्याचार कर रहे हैं। 5 साल से हो रहा है, पहले ऐसे नहीं होता था, जैसे अब हो रहा है। 3-3 महीने। शुक्रिया। तो मैं आज दिल्ली में था, परिनिर्माण दिवस था, और देश भर से तमाम लोग यहाँ पे जुटकर उनकी प्रतिमा पे श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और ये मैंने आपको तस्वीर दिखाया। आप क्या सोचते हैं जो बहुजन महापुरुष हैं उनके बारे में? हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।